हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। CDS 1 2025, जी हाँ बच्चों, इसकी एग्जाम की तैयारी आप लोग काफी जोर शोर से कर रहे हैं। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम में फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए स्टडी विद गुरुजी लेकर आए हैं PYQ प्रैक्टिस क्लासेस। जी हाँ, आपको इनमें अभी जो सेशन चल रहा है वो है PYQ प्रैक्टिस क्लासेस, जिसके अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कलेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, आप इन क्वेश्चंस को पढ़ें, इनको रिवाइज करें, इनकी प्रैक्टिस करें। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इनमें से कुछ न कुछ क्वेश्चंस आपको सहयोग अवश्य करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी जो आपको सेशन चल रहे हैं वो है हिस्ट्री के PYQ प्रैक्टिस क्लास आपके लिए लाए गए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है जनपद, मगध राज साम्राज्य और मौर्य राजवंश। इनमें से काफी सारे क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए हैं, तो आप आगे देखेंगे काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। और हर क्वेश्चंस के नीचे आपको ईयर मेंशन किए गए हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कि कौन से क्वेश्चन कौन से साल पूछे गए थे और उनके पूछने का तरीका क्या था। ठीक है बच्चों, चलिए अब देर न करते हुए हम आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे इस क्लास को एक लाइक जरूर कर दें। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रेशम मार्ग विश्व के सुदूर हिस्सों के बीच जीवंत पूर्व आधुनिक व्यापार एवं सांस्कृतिक कड़ियों के अच्छे उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशम मार्गों के बारे में सत्य नहीं है। ऑप्शन ए होगा, इतिहासज्ञों ने स्थल पर और समुद्र से होकर अनेक रेशम मार्गों को पहचाना है। ऑप्शन बी है, रेशम मार्गों ने एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ा है। ऑप्शन सी, रेशम मार्ग ईस्वी सन से पूर्व अस्तित्व में था और वे लगभग 15वीं शताब्दी तक फले फूले। और ऑप्शन डी है, रेशम मार्गीय व्यापार के कारण स्वर्ण और चांदी जैसे मूल्यवान धातुएं एशिया से यूरोप तक फैली। ठीक है बच्चों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, और नीचे आप देखेंगे 2012 CDS 2, यानी कि CDS का जो सेकंड एग्जाम हुआ था 2012 में, उसमें ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ठीक है, वैसे आगे और भी क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके नीचे आपको ये ईयर मेंशन कर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए होगा, सभी महाजनपद अल्पतंत्रीय थे जहां शक्ति का प्रयोग लोगों के एक समूह द्वारा किया जाता था। ऑप्शन बी, सभी महाजनपद पूर्वी भारत में अवस्थित थे। ऑप्शन सी, महाजनपद कोई सेना नहीं रखते थे। ऑप्शन डी, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों की सूचीबद्ध किया गया। ठीक है, चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित महाजनपदों में से गण या संघ को पहचानिए। ऑप्शन ए होगा मगध, ऑप्शन बी वज्जी, ऑप्शन सी अवंती और ऑप्शन डी कौशल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वज्जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर प्राचीन महिष्मती स्थित था। ऑप्शन ए होगा सरयू, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी नर्मदा और ऑप्शन डी गोदावरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मौर्य साम्राज्य के दौरान एक जिले यानी कि आहारा का प्रमुख राजस्व का प्रधान समन्वयक तथा अपनी अधिकारिता के अंतर्गत सामान्य और सैन्य प्रकारियों का प्रभारी अधिकारी किस रूप में जाना जाता था। इसका ऑप्शन होगा क्रोरी, ऑप्शन बी रज्जु, ऑप्शन सी फौजदार और ऑप्शन डी चिरस्तदार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रज्जु। क्वेश्चन नंबर 6, अशोक के राजादेश के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ऑप्शन ए, स्तंभलेख साम्राज्य के सभी भागों में अवस्थित थे। ऑप्शन बी, राजादेश उनके व्यक्तिगत सरोकारों का ब्यौरा देते हैं परंतु साम्राज्य की घटनाओं के विषय में मौन है। ऑप्शन सी, शिलालेखों पर उत्कीर्ण लेख का विषय स्तंभ लेखों पर उत्कीर्ण लेख के विषय से पूर्णतः भिन्न है। और ऑप्शन डी होगा, ग्रीक या अरमाइक लेख अन्य लेखों में प्रयोग किए गए मूल पाठ के भाषांतर या अनुवाद है।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों। बच्चों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो ना, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपने डाउट को मेंशन कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके डाउट को क्लियर करें। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मान सेहरा और शहबाजगढ़ी के अशोक के लेख किसमें लिखे हुए हैं? ऑप्शन ए होगा प्राकृत भाषा खरोष्ठी लिपि, ऑप्शन बी प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन सी प्राकृत आरामाइक भाषा और ब्राह्मी लिपि, और ऑप्शन डी होगा आरामाइक भाषा खरोष्ठी लिपि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, मौर्यों के शासनकाल में सिक्के ढालने के लिए निम्नलिखित में से किन पदार्थों का उपयोग होता था? ऑप्शन ए स्वर्ण एवं चांदी, ऑप्शन बी चांदी एवं ताम्र, ऑप्शन सी ताम्र एवं कांसा, और ऑप्शन डी स्वर्ण एवं ताम्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चांदी एवं ताम्र, यानी कि तांबे का सिक्का बनता था। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ को जिस पांडु रंजित बालू कास्म के एकले टुकड़ों में से तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? ऑप्शन ए होगा मिर्जापुर के समीप चुनार, ऑप्शन बी नंदनगढ़ में लौरिया, ऑप्शन सी वाराणसी के समीप सारनाथ, और ऑप्शन डी भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया? ऑप्शन ए होगा सांची, ऑप्शन बी अमरावती, ऑप्शन सी कनगनहल्ली, और ऑप्शन डी अजंता। इसका सही उत्तर होगा कनगनहल्ली। क्वेश्चन नंबर 11, प्रारंभिक भारत में अग्रहार क्या था? ऑप्शन ए ब्राह्मणों को अनुदत्त गांव या भूमि का नाम, ऑप्शन बी अगर के फूलों की माला, ऑप्शन सी अधिकारियों और सैनिकों को भूमि अनुदान, ऑप्शन डी वैश्य कृषकों द्वारा बसाया हुआ गांव या भूमि। इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मणों को अनुदत्त गांव या भूमि का नाम। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आ गए हैं ये क्वेश्चन कथन वाले। इनमें दो कथन दिए गए हैं, इन दो कथनों को ध्यान से पढ़ें। ठीक है बच्चों। तो कथन नंबर 1, रुम्मिनदई के स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख अशोक के धम्म का सुस्पष्ट विवरण देते हैं। कथन 2 है, निगली सागर शिलालेख अशोक द्वारा पूर्ण गमन स्तूप की यात्रा किए जाने के तथ्य का अभिलेख करता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ऑप्शन होगा केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। ठीक है बच्चों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केवल दो, ये सही। अगला क्वेश्चन भी सेम है। इनमें भी 4 कोट दिए गए हैं और 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, तो दोनों कथन को ध्यान से पढ़ेंगे और इनमें से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है। तो कथन नंबर 1 है, सम्राट अशोक ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया और अपनी सेना को भंग कर दिया। कथन 2, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक पश्चातापी होकर बौद्ध बन गया। चलिए अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं। दोनों कथन व्यष्टितः सत्य है और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी दोनों कथन व्यष्टितः सत्य है किंतु कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 असत्य है, और ऑप्शन डी होगा कथन 1 असत्य है किंतु कथन 2 सत्य है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ कौन समझ पाया था? ऑप्शन ए होगा पियदस्सी, ऑप्शन बी कॉलिन मैकेंजी, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम, और ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। ठीक है बच्चों, अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है और आपको लगता है कि हाँ ये सेशन आपके लिए उपयोगी है, तो हमारे सेशन को लाइक जरूर कर दें। ठीक है बच्चों, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करो ताकि ये सेशन उन बच्चों तक पहुंच सके जो हिंदी भाषा में फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15,
इनमें भी आपको 3 कथन दिए गए, तीनों कथनों को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए कथन नंबर 1 देखते हैं। तो महावंशा के अनुसार अशोक का झुकाव बुद्ध के धम्म की ओर तब हुआ जब उसके भतीजे निग्रोध ने उसे धर्म सिद्धांत का उपदेश दिया। कथन नंबर 2, दिव्यवदाना का मानना है कि व्यापारी से भिक्षु बने समुद्र नाम के एक व्यक्ति के प्रभाव में आकर अशोक बुद्ध की शिक्षाओं की ओर उन्मुख हुआ। और कथन 3 है, दीपवंशा यह बताता है कि अशोक को बौद्ध धर्म के प्रभाव में लाने वाला प्रमुख व्यक्ति समुद्र है, जो एक व्यापारी का 12 वर्ष पुत्र था। तो उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ठीक है बच्चों, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए होगा केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 और ऑप्शन डी 1 और 3। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है, तीसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 16, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित प्राचीन शहर तक्षशिला की अवस्थिति का निरूपण किसने किया? ऑप्शन ए होगा अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन सी जॉन मार्शल और ऑप्शन डी दयाराम साहनी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 17, टोपरा स्थित अशोक स्तंभ के परिवहन का चित्रित वर्णन किसमें मिलता है? ऑप्शन ए होगा तारीख फिरोज शाही, ऑप्शन बी तारीख शाही, ऑप्शन सी सीरत फिरोज शाही और ऑप्शन डी अकबरनामा। तो सही उत्तर होगा सीरत फिरोज शाही। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक कौटिल्य के राज्य के सप्तांग सिद्धांत का अंग नहीं था? ऑप्शन ए होगा अमात्य, ऑप्शन बी जनपद, ऑप्शन सी दुर्ग और ऑप्शन डी धम्म। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अमात्य। अगला क्वेश्चन, बौद्ध मत में अशोक की आस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ भी 2 कथन दिए गए। तो चलिए कथन नंबर 1 देखते हैं। तो रुम्मिनदेही स्तंभ अभिलेख और निगाली सागर स्तंभ अभिलेख बौद्ध मत में अशोक की आस्था का स्पष्ट प्रमाण देते हैं। और कथन नंबर 2 में लघु शिलालेख 1 बौद्ध मत में अशोक की आस्था में अकस्मात आए परिवर्तन का प्रमाण देता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी न तो 1 नहीं 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केवल 1। क्वेश्चन नंबर 20, कनगनहल्ली पुरातात्विक स्थल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ भी 3 कथन दिए गए हैं। कथन नंबर 1 होगा यह भीमा नदी के तट पर स्थित है। और कथन नंबर 2 होगा कनगनहल्ली स्तूप के अवशेष 1ली और 3री शताब्दी के बीच के हो सकते हैं। और कथन नंबर 3 है इस स्थल पर सम्राट अशोक की प्रतिमा मिली थी। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए है आपका केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी होगा 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3, यानी कि तीनों के तीनों कथन सही। तो बच्चों, इस टॉपिक के आज का ये क्लास यही समाप्त होता है। आपको ये सेशन कैसा लगा? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद,